नमस्कार साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का माँ हिंदी के साहित्यिक चैनल पर स्वागत है। हम यहाँ पर विभिन्न रचनाओं एवं रचनाकारों के बारे में समय समय पर चर्चा करते रहेंगे, जिससे हम सभी को साहित्य के बारे में विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त हो सकें। आज हम कक्षा 9 दो बैलों की कथा क्षितिज बुक से यह पाठ प्रेमचंद जी का पढ़ेंगे। अधिक बातें न करते हुए अपन शुरुआत करते हैं प्रेमचंद जी से। उसके बाद हम मूल पाठ को पढ़ेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। तो आओ शुरू करते हैं आज का अपना अध्याय मुंशी प्रेमचंद। प्यारे विद्यार्थियों, मुंशी प्रेमचंद इनका साहित्यिक और जीवन परिचय हम यहाँ देखते हैं। प्रेमचंद का जन्म 1880 बनारस के लम्हई गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखक कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गई। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। यहाँ कुछ चीज़ें नोट करने लायक है। जन्म 1880 बनारस के लम्हई गांव, शिक्षा विभाग में नौकरी और उसके बाद में इनका जो असहयोग आंदोलन के कारण नौकरी से त्यागपत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इनका सबसे अंत में जो निधन वर्ष है 1936 है। इन सभी को देखने के बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। प्रेमचंद जी के द्वारा 8 कहानियाँ 8 भागों में, मानसरोवर के 8 भागों में विभिन्न कहानियाँ संकलित हैं, जिनका परिचय हम आपको आगे कराएंगे। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद को साहित्यिक सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। यहाँ ये ध्यान रखने योग्य बात है कि प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। ऑब्जेक्टिव सवाल इस प्रकार से बनते हैं कि प्रेमचंद सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम किसे मानते थे? साहित्य को। यहाँ ये ध्यान रखेंगे हम। उन्होंने जिस प्रकार से गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों, अब यहाँ उनके जो लेखन का विषय रहे हैं वो यहाँ स्पष्ट हो रहे हैं। किसानों की और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा, स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य की नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल सा भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना, बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा और सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। बड़े से बड़ी बात को सरल, सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया है। इस विशेषता को भी ध्यान रखेंगे हम कि उनकी भाषा सरल, सजीव, मुहावरेदार। हम दो बैलों की कथा जो ये अध्याय पढ़ेंगे, इसमें भी
काफ़ी मुहावरे आए हैं और सरल भाषा में यह रचना है, तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग किया है। जो देशज भाषा के शब्द हैं वो हमें इनकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं। थोड़ी सी चीज़ें हम मूल पाठ के बारे में जान लें। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में यह बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि दो बैलों की कथा अध्याय में प्रेमचंद ने किसका चित्रण किया है। तो प्रत्यक्ष रूप से तो हम यह कह सकते हैं कि कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंधों का वर्णन किया है। लेकिन आगे देखते हैं, इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। अर्थात प्रत्यक्ष रूप से तो कृषक समाज और पशुओं का भावात्मक संबंध का वर्णन है, किंतु परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। तो यह छोटा सा परिचय आने वाले अध्याय के बारे में है। हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जान लें। ये महान कथा सम्राट रहे हैं, महान उपन्यासकार रहे हैं। और उपन्यासों को पढ़ने से पहले जब वर्गीकरण होता है तो इस प्रकार से होता है: प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद समकालीन उपन्यास और प्रेमचंदोत्तर उपन्यास। अर्थात उपन्यास के क्षेत्र में, हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में मुंशी प्रेमचंद अविस्मरणीय हैं। अब इनका जन्म 1880 लम्हई वाराणसी में हुआ और इनका निधन वाराणसी में ही 1936 में इनका निधन हो गया। इनका मूल नाम धनपत राय था। अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। 1901 से साहित्यिक जीवन की इन्होंने शुरुआत की। 1906 में इन्होंने बाल विधवा शिवरानी देवी से दूसरा विवाह किया। प्रेमचंद जी का पहला विवाह हुआ था, लेकिन उसके बाद वो उस विवाह से संतुष्ट नहीं थे। तत्पश्चात उन्होंने दूसरा विवाह शिवरानी देवी के साथ किया, जो बाल विधवा थी। उर्दू में ये नवाब राय के नाम से रचनाएं लिखते थे, लेकिन 1908 में सोजे वतन इनका जो कहानी संग्रह था देशभक्ति आधारित, तो उसके बाद अंग्रेज़ों द्वारा उसे जब्त कर लिया गया था। उसके बाद इन्होंने प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किया। प्रेमचंद नाम से इनको जो प्रेमचंद नाम है वो जमाना के संपादक दयाराम निगम के द्वारा दिया गया है। सोजे वतन 1908 में उर्दू कहानी संग्रह अंग्रेज़ सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया। इनकी प्रथम कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न 1907 में प्रकाशित जमाना में। प्रेमचंद नाम से इन्होंने बड़े घर की बेटी 1910 में लिखी, जो जमाना में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद के प्रथम कहानी संग्रह की बात करें तो प्रेमचंद का प्रथम कहानी संग्रह है सप्त सरोज। प्रथम उपन्यास है सेवा सदन। हिंदी में मूल रूप से प्रथम उपन्यास कायाकल्प। ये तीनों सवाल आने योग्य हैं। प्रथम कहानी संग्रह सप्त सरोज 1917, प्रथम उपन्यास सेवा सदन 1918 और मूल रूप से प्रथम उपन्यास कायाकल्प 1926। कायाकल्प से पहले जितने भी उपन्यास हिंदी में इन्होंने लिखे हैं वो ज़्यादातर उर्दू के में लिखे गए उनके ही उपन्यासों का अनुवाद है। अब कुछ इनकी कहानियाँ और उपन्यास जिन पर हिंदी सिनेमा में फिल्में बनी हैं। सत्यजीत रे के द्वारा बनाई गई फिल्में शतरंज के खिलाड़ी और सदगति पर। 1977 में शतरंज के खिलाड़ी, 1981 में सदगति, कफन जो 2006 में इस पर फिल्म बनी विनोद कुमार के निर्देशन में, और जो हमारा अध्याय है दो बैलों की कथा तो हम पढ़ने वाले हैं। उसमें उन हीरा मोती नाम से 1959 में कृष्ण चोपड़ा के द्वारा फिल्म का निर्माण किया गया।
नगेंद्र के अनुसार हम प्रथम कहानी देखते हैं तो सोत 1915 में प्रथम कहानी है उनकी, और अंतिम कफन 1936 में, जिस पर विनोद कुमार जी के द्वारा 2006 में फिल्म भी बनाई गई थी। थोड़ा आगे चलते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी। उपन्यासों का एक सरसरी तौर पर कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। लेकिन प्रेमचंद जी के उपन्यासों को हम उपन्यास का प्रेमचंद जी पर ही हम एक पूरा वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा इनके बारे में जान लें। सेवा सदन हिंदी में जो उपन्यास हैं वहाँ इन्होंने लिखना शुरू किया। आपको अभी भी मैंने बताया था कायाकल्प 1926 जो हिंदी में मूल रूप से लिखा गया पहला उपन्यास है। इससे पूर्व सभी उपन्यास जो उर्दू के उर्दू में लिखे गए उसके बाद अनुवाद किए गए। आइए देखते हैं। सेवा सदन 1918 जो पहले बाजार हुस्न नाम से उर्दू में प्रकाशित हुआ था। हम इसका क्रम याद कर लेंगे, नाम याद कर लेंगे, इनके बारे में हम चर्चा अन्य वीडियो में करेंगे। सेवा सदन 1918, वरदान 1921, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, निर्मला 1927, प्रतिज्ञा 1929, गबन 1931, कर्मभूमि 1933, गोदान सबसे प्रमुख उपन्यास 1936, और जो मंगलसूत्र अपूर्ण उपन्यास है जिन्हें उनके पुत्र अमृत राय ने पूर्ण करके 1948 में प्रकाशित कराया था। किसना भी उपन्यास इनके बारे में पता चलता है, लेकिन वह अभी अप्राप्त है। प्रमुख कहानियों के बारे में देखें तो उनकी प्रमुख कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं, जिसमें सोत 1915, बड़े घर की बेटी 1910, शतरंज के खिलाड़ी 1924 में प्रकाशित हुई, सदगति, पंच परमेश्वर, हार की जीत, पूस की रात, ये द्वितीय श्रेणी अध्यापक के सिलेबस में भी है, ठाकुर का कुआं, सोजे वतन, परीक्षा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इनके बारे में जिक्र जरूर हो जाता है। तो आज हमने देखा ऐसे मुंशी प्रेमचंद जी के प्रमुख उपन्यासों को यहाँ हमने देख लिया है, कहानियों के बारे में थोड़ा परिचय हुआ है। तो उपन्यासों का एक बार फिर से फटाफट हम दोहरान कर लेंगे। सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, और कहानियों के बारे में मानसरोवर के 8 भागों में है, सोत, बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी, सदगति, पंच परमेश्वर, हार की जीत, पूस की रात, ठाकुर का कुआं, सोजे वतन और परीक्षा, ये इनके प्रमुख रचनाओं में समाहित हैं। अभी कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं यहाँ। ये प्रमुख उपन्यासकार और कहानीकार तो रहे ही हैं, इनके कुछ नाटक भी मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। करबला, संग्राम, ये इनके प्रमुख नाटक हैं। एक इनके जो अन्य इनके पत्र पत्रिकाएं हैं, हंस, जागरण, माधुरी, जैसा कि हमने पाठ में भी देखा है, वो भी इनके द्वारा संपादित हैं पत्र पत्रिकाएं। और मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में हमारा जो अध्याय है 2 बैलों की कथा, उसके कुछ पाठ पढ़ने से पहले उसके बारे में हम थोड़ा सा कठिन शब्दों का दोहरान कर लेंगे एक बार। निरापद यानी बिना किसी आपदा के, अर्थात सुरक्षित, इसका अर्थ होता है। सहिष्णुता, सहनशीलता। पछाई, इसमें आएगा कि बैल पछाई जाति के थे, तो यह है पालतू पशुओं की नस्ल, पछाई। गोई का मतलब है जोड़ी। गोई के बारे में आएगी कि जब गया उन दोनों बैलों को दोबारा लेके जाता है तो गोई में जोड़ करके ले जाता है, अर्थात जोड़ी में उनको लेके जाता है, गोई जोड़ी को लेके जाता है। कुलेल यानी क्रीड़ा, विषाद यानी उदासी, पराकाष्ठा यानी अंतिम सीमा, गणनीय, सम्मानित, विग्रह का अलगाव, पगहिया पशु बांधने की रस्सी, गराव, फुद्देदार
रस्सी जो बैल आदि के गले में पहनाई जाती है। प्रतिवाद, विरोध, टिटकार, मुंह से निकलने वाला टिक टिक शब्द। मसलहत, हितकर, रगेदना, खदेड़ना, मलयुद्ध, कुश्ती। साबिका, वास्ता, सरोकार। कांजी हाउस, जहां पशुओं को बंद किया जाता है। लावारिस पशु जो खेतों में ऐसे ही घुसाते हैं, उनको पकड़ करके पहले कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता था। मवेशी खाना कहेंगे इसे। रेवड़, पशुओं का झुंड। उन्मत्त, मतवाला। थान, जहाँ पशुओं को बांधा जाता है, चारा खिलाया जाता है, थान होते हैं। उत्साह और आनंद। किसी भी अध्याय को पढ़ने से पहले हम उस कवि के बारे में जान लेते हैं, हम उसके साहित्यिक और जीवन परिचय से परिचित हो जाते हैं, उसके कठिन शब्दों को देख लेते हैं, उनकी रचनाओं को हम देख लेते हैं एवं उस पाठ के मूल भाव को एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। उसके बाद हम अपना अध्याय नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले हम 2 लाइनों में फिर से देख लेते हैं कि 2 बैलों की कथा में किसका चित्रण हुआ है। निश्चित रूप से यदि एक पहला सवाल बने तो पहला सवाल यही है कि 2 बैलों की कथा में किसका चित्रण है। तो कृषक समाज और पशुओं का भावात्मक संबंध प्रत्यक्ष रूप में है, लेकिन परोक्ष रूप में हम देखें तो यह जो कहानी है, यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। यहाँ दोनों बैल भी आज़ादी के लिए संघर्षरत होते हैं और अपनी संप्रभुता और अपनी इच्छा शक्ति को बनाए रखने के लिए वो बार बार अपने मालिक के पास लौट करके आ जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अब हम अगले अध्याय में इसका पूर्ण रूप से, अगले वीडियो में इस अध्याय को पूर्ण रूप से पढ़ेंगे और समझेंगे कि 2 बैलों की कथा के माध्यम से स्वतंत्रता किस प्रकार से हमें प्यारी लगती है। धन्यवाद दोस्तों।